तो नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, जो आज के समय में लगभग बहुत सारे बच्चे इसके लिए प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तैयारी शुरू करते हैं और इसमें एडमिशन लेना भी चाहते हैं। सो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए होता है, जो बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जितने भी एकेडमिक सेक्शन है उसके लिए होता है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं CUET एंट्रेंस टेस्ट आखिर ये है क्या, और इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसे हम लोग को इसमें एडमिशन लेना है, और हमें क्या क्या चीज, किन किन चीजों की ध्यान में, किन किन चीजों को हमें समझना होगा और उसे ध्यान में रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि आखिर ये CUET है क्या। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो होता है कि बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां से वो मतलब सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, सभी में किसी में भी एडमिशन लेने के लिए वो अपने एक सिंगल विंडो से वो अप्लाई कर सके। और कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्लास 12 में पढ़ने वाले हर वो स्टूडेंट्स जो कि इंजीनियरिंग और मेडिकल से हटकर किसी और कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो इसमें आ सकते हैं। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो वो भी इसमें सब्जेक्ट में आता है। इन सारी चीजों पर वो आ सकते हैं। ये जो CUET एग्जामिनेशन होता है ना, इसकी जो टेस्टिंग एजेंसी होती है वो NTA कहलाती है। और NTA जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो हर साल इसके लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाती है, जिसके माध्यम से वो अ, एक रेशनलाइज लिस्ट बनाती है और नंबर ऑफ कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए। ये NTA है क्या? NTA एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में काम करती है और उनके बताए हुए पॉलिसीज पर वो काम करती है। और इसका जो बेसिक होता है ना कि ये जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होते हैं, वो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार और अपने पॉलिसीज के अनुसार वो एक क्राइटेरिया बनाती है जो कि NTA को देती है, और NTA उसके अनुसार वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। और NTA ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो आपके 13 डिफरेंट लैंग्वेज में करवाती है। आप जिसके लिए भी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, आप उसमें दे सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, डीम यूनिवर्सिटीज हैं, जो चाहते हैं कि मैं भी आपके एग्जामिनेशन के थ्रू अपने यूनिवर्सिटीज के लिए बच्चों को सेलेक्ट करूं, तो वो भी इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो भी इसके थ्रू अपने बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। सो इस एग्जामिनेशन के लिए जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है, ये सारी चीज का डिटेल आपको संबंधित यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट पर भी मिल जाता है। तो ये जो CUET एग्जामिनेशन होती है ना, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें जो भी बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनको ऑनलाइन एग्जाम देने की जरूरत पड़ती है। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद वो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स में वो एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है, जो हम लोग आगे देखेंगे। और इस एग्जाम में बैठने के लिए ऑनलाइन सबसे पहले जो कैंडिडेट है उनको ऑनलाइन जाना पड़ता है। ऑनलाइन इसके जो वेबसाइट है CUET.samarth.ac.in, इस पर जाते हैं। इस पर जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिसके थ्रू आप लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद जो आपके पास जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जो मांगा जा रहा है, उसको आपको फिल करना है, अपलोड करना है। जिसके बाद आपको एडमिट कार्ड इशू होगा, जिसके बाद आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। एग्जामिनेशन का जो स्ट्रक्चर होता है CUET का, उसके कई पार्ट्स होते हैं। तो जो सेक्शन 1A है, जिसमें 13 लैंग्वेज दिया हुआ है, मीडियम ऑफ टेस्ट, यानी कि आप किसी भी लैंग्वेज में टेस्ट आप दे सकते हैं। सेक्शन 1B जो होता है उसमें 20 लैंग्वेज है। इसमें से भी आप कोई लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं जो आपका अपना हो। ठीक है, तो इसमें इन दोनों जो सेक्शन 1A और सेक्शन 1B है, इसमें से कोई भी कैंडिडेट मैक्सिमम 3 लैंग्वेज को चूज कर सकता है, यानी कि वो 3 लैंग्वेज ले सकता है। साथ ही साथ अगर हम सेक्शन 2 की बात करें, तो सेक्शन 2 में 27 डिफरेंट स्पेसिफिक सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जिसमें से आपको मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। यानी कि इसमें जितने भी आपको सब्जेक्ट दिख रहा है ना, यानी कि 1 से लेकर 27 तक,
अलग अलग जो आपके पास सब्जेक्ट है, इसमें से आप कोई भी 6 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो जिसमें आपको एडमिशन लेने का मन है। इसके अलावा एक तीसरा भी है सेक्शन 3, जिसमें जनरल टेस्ट होता है। तो जनरल टेस्ट क्या है? ये 27 जो आप सब्जेक्ट है, इसके अलावा अगर कोई यूनिवर्सिटी अलग से कोई अलग कोर्स करवा रही है, किसी अलग सब्जेक्ट में करवा रही है, तो उसके लिए आपको ये जनरल टेस्ट देने की जरूरत पड़ जाएगी। तो आपके पास ये 3 सेक्शन है। अब देखते हैं इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। तो CUET एग्जामिनेशन में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी किस बात की है? तो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट जो है आप 9 दे सकते हैं, यानी कि 2 लैंग्वेज, 6 स्पेसिफिक सब्जेक्ट और एक जनरल टेस्ट। इस प्रकार से आपके पास 9 टेस्ट हो सकते हैं, 9 टेस्ट आप दे सकते हैं। या तो फिर आप इसको चेंज कर लें, 3 लैंग्वेज ले लें, 5 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ले लें और एक जनरल टेस्ट ले लें। तो आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग यूनिवर्सिटी का जो रिक्वायरमेंट है, जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है उसका, उसके अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। अब इस पे देखते हैं कि मोड ऑफ टेस्ट क्या होता है। तो टेस्ट का जो पैटर्न होता है ना, वो होता है MCQ बेस्ड होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। मीडियम आपके पास 13 है, आप किसी भी मीडियम में आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। सेक्शन 1A और 1B जो होता है, वो होता है आपके पास रीडिंग होता है, कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड होता है। या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि लिटरेरी और नैरेटिव बेस्ड होता है। इसमें वोकेबलरी वगैरह सारी चीज आती है, तो उसको आपको देखना होगा। इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलता है। सेक्शन 2 की अगर हम बात करेंगे ना, तो सेक्शन 2 जो है वो आपका NCERT बेस्ड होता है। इसके जितने भी सिलेबस है वो NCERT बेस्ड होते हैं। और इसमें मेन फोकस होता है क्लास 12 का, यानी कि क्लास 12 में जो आपका सब्जेक्ट है ना, उसकी NCERT बुक्स के ही सिलेबस को पूरा फॉलो किया जाता है। और वो भी आपके पास MCQ बेस्ड होते हैं। इसमें भी आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके लिए भी आपको 45 मिनट्स मिलेगा ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए। यानी कि आपके पास चॉइस होता है, क्वेश्चन का चॉइस है कि आपको 50 में से केवल 40 क्वेश्चन ही करने हैं। तीसरा जो सेक्शन है वो है आपके पास जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव रीजनिंग का। ठीक है, तो इसमें जो बेसिकली आपका जो होता है ना, वो क्लास 9-10 का जो मैथमेटिकल बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो होता है उस पर फोकस किया जाता है। आप उसको कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो आपके पास करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटीज, न्यूमेरिकल एबिलिटीज है, इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि क्लास 12 में आपके पास सब्जेक्ट के आप बहुत करीब होते हैं। इसलिए सेक्शन 2 आपके लिए बहुत ईजी है, लेकिन सेक्शन 3 के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है। इसमें आपके पास 75 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है हर एक डोमेन के लिए। तो रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही सिंपल है, आप CUET.samarth.ac.in पर जाएंगे, आप उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। और ये जो इसका जो रजिस्ट्रेशन का जो डेट होता है ना, वो हर साल अप्रैल से लेकर मई के बीच में ये चलता है, जिसमें कि आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यानी कि अगर आपको बैठना है ना, तो ठीक आप ये मान के चलिए कि आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके बीच में ही इसका नोटिफिकेशन आ जाता है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं उस वक्त। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है ना, फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में इसके एग्जाम होते हैं। और एग्जाम का जो ड्यूरेशन होता है ना, वो 2 स्लॉट होता है। स्लॉट 1 195 मिनट्स का होता है, जो कि लगभग आपका 3.25 घंटे का होता है। और जो स्लॉट 2 होता है, वो आपके पास 225 मिनट्स का होता है, जो कि लगभग 3.25 घंटे का होता है। तो इस प्रकार से आपके पास 2 स्लॉट में एग्जामिनेशन होता है। मोड ऑफ एग्जाम क्या होता है, जैसा कि हम लोग पहले बात किए थे ना, ये CBT बेस्ड होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, और इसका जो पैटर्न है ना, क्वेश्चन का पैटर्न होता है MCQ बेस्ड, यानी कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, आप कर सकते हो। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट थिंग्स जो है ना, जो आपको याद रखनी चाहिए, वो ये है कि जो टेस्ट है ना, ये आपको 13 लैंग्वेज में, आप किसी भी लैंग्वेज में आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर वन ऑफ द स्पेसिफाइड लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ पेपर। ठीक है, तीसरा जो ध्यान देने का बात है वो क्या है, द क्वेश्चन पेपर इन रिस्पेक्ट ऑफ द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड द जनरल टेस्ट विल बी बाइलिंगुअल। यानी कि जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है और जो जनरल टेस्ट है, इसका क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, यानी कि 2 लैंग्वेज में रहता है। एक आपका जो फेमिलियर लैंग्वेज है और दूसरा इंग्लिश में रहता है। सो इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन ट्रांसलेशन, इंग्लिश वर्जन जो होता है ना, वो आपका मान्य होता है, उसको मान के चला जाता है। Medium is not the same as the language of
ऑप्टेड एज अ कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट। तो मीडियम जो है आपके पास वो सेम नहीं रहता है उस लैंग्वेज का जो जिसमें आप टेस्ट देना चाह रहे हैं। The question paper of the language test will not be bilingual. Question in the language test are not translated for the question in English. यानी कि जो लैंग्वेज आपने जो सब्जेक्ट लिया है ना उसका कोई ट्रांसलेशन नहीं होता है, वो आपका सिंगल है, वो बायलिंगुअल नहीं होता है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखें। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 और मोर स्लॉट, 2 या 2 से अधिक स्लॉट भी हो सकता है, अलग अलग दिन में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट आपका क्या है और आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज किया है। तो स्लॉट 1 विच विल बी हेल्ड इन मॉर्निंग शिफ्ट, ये मॉर्निंग शिफ्ट में होता है और इसमें आपके पास 4 टेस्ट होते हैं। 1 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A, मैक्सिमम ऑफ 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 2 और एक जनरल टेस्ट के लिए। और दूसरे स्लॉट में दैट विल बी हेल्ड इन द आफ्टरनून शिफ्ट, यानी कि दोपहर वाले शिफ्ट में होता है ये, और इसमें आपके पास 5 टेस्ट हो सकते हैं। एक लैंग्वेज से होता है सेक्शन 1A या 1B से, या फिर मैक्सिमम 4 डोमेन सब्जेक्ट आप कर सकते हैं। यानी कि पहले वाले में 4 टेस्ट होते हैं पहले स्लॉट में, और दूसरे वाले स्लॉट में 5 टेस्ट होते हैं। इस प्रकार से आपके पास इसका जो पैटर्न है ना एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का वो रहता है। या फिर आप इसमें कर सकते हैं कि 2 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A 1B एंड मैक्सिमम ऑफ 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 2, इस तरह से भी आप चूज कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनटीए एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फॉर कंडक्ट ऑफ CUET, वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होती है, इसके लिए आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एडमिशन के समय में काउंसलिंग जो होता है वो यूनिवर्सिटीज खुद करती है। इसके लिए पेमेंट आपको करना है, आप किसी भी पेमेंट मोड से जाकर आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका जो एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन है वो कंफर्म हो जाता है। अब अगर हम लोग बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज करता है, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन BA ऑनर्स। अगर इंग्लिश ऑनर्स में कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। सो कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये आपको ध्यान रखना है। English from list A and any 2 subject from list B1, that is a specific domain, and any 1 subject from either list B or list B1। तो ये आपके पास कॉम्बिनेशन होता है। सो मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द CUET स्कोर ऑब्टेन फ्रॉम द, आपने जो भी सब्जेक्ट चूज किया है ना, जो मैंने बताया था सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3, तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किया है उसमें आपका जो स्कोर होता है ना उसके आधार पर आपका मेरिट बनता है। अब देखिए क्या होता है, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन BA संस्कृत ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन डिफरेंट बन सकता है। एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1, संस्कृत फ्रॉम सेक्शन 2, और एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। तो इसमें से आप अलग अलग सेक्शन से आप अलग अलग उठा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ना वो आप, लेकिन कुल मिला जुला करके बात ये है कि आपके पास जो सेक्शन 1 था उसमें से आप चूज कर लीजिए, सेक्शन 2 से आप चूज कर लीजिए, और सेक्शन 3 तो आपके लिए है ही वो कॉमन है। इस तरह से आप अलग अलग, साइकोलॉजी के लिए भी आपके पास है कि आप कोई भी 2 सब्जेक्ट उधर से ले लें, और फिर आप कोई भी एक सब्जेक्ट जो आप चाह रहे हैं वो आप इधर से चूज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए आपके पास है एनी 1 लैंग्वेज आप चूज कर लीजिए सेक्शन 1 से। मैथमेटिक्स के साथ में कोई भी 2 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं सेक्शन 2 से। ठीक है, जो आपके पास 27 डोमेन आपके पास है, 27 डोमेन है, उसमें से आप चूज कर सकते हैं मैथ के साथ में। यानी अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है तो। हिंदी ऑनर्स के लिए आपके पास क्या है, लिस्ट A से आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज करेंगे, आप हिंदी चूज करते हैं, और 2 सब्जेक्ट आपको जो है वो आपके पास सेक्शन 2 से आपको चूज करने की जरूरत है। हिस्ट्री के लिए भी आपके पास उसी तरह से आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। और इन सारी डिटेल्स के लिए आप जो है सबसे पहले तो जो नोटिफिकेशन जारी होता है उसको आप अच्छी तरह से देखेंगे। हर एक अलग अलग सब्जेक्ट के लिए स्क्रीन पर आपका आ रहा है कॉम्बिनेशन। तो सारे सब्जेक्ट का सार यही है कि आपको लैंग्वेज से मैक्सिमम आप 3 ले सकते हैं, और जो आपके पास मेजर सब्जेक्ट जो डोमेन है उसमें से आप चूज कर सकते हैं अलग अलग जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है, और एक आपके पास जनरल टेस्ट है। इस प्रकार से आपके पास अलग अलग कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स के लिए आपके पास क्या होता है ना, कॉम्बिनेशन 1 2, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, आप उसके अनुसार अलग अलग
चूज कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर फ्लेक्सिबिलिटी आपको बहुत ज्यादा इसमें दिया गया है, और उस फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है। द हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस विल बी provisionally allotted to a candidate considering the following criteria. So program group merit list, programs with the same program as specific eligibility criteria make a program group. ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो मेरिट लिस्ट बनता है ना, उसमें क्या होता है, कैटेगरीज जो होता है वो मायने रखता है, और जो सीट अवेलेबल है हर एक यूनिवर्सिटीज का वो भी उस पर मायने रखता है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रख कर के आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं कि अलग अलग जो हमारे पास रिजर्व कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरीज है, हर एक के लिए अलग अलग सीट अलॉट होते हैं, तो उसके आधार पर भी सिलेक्शन होता है। Once a seat has been allotted in a particular round, the candidate must accept the allotted seat before the last date or time specified for the given allocations round. The provision for acceptance of a particular allotted seat will be valid only for the round in which the seat was allocated to the candidates. अब अगर आपको एक बार सीट एलोकेट कर दिया गया है, तो आपको दिए गए टाइम पीरियड के अंदर में आपको वो एक्सेप्ट कर लेना है। इन केस अ कैंडिडेट इज ऑफर्ड मल्टीपल सीट्स इन अ पर्टिकुलर राउंड, अब अगर मान लीजिए कि किसी भी कैंडिडेट को बहुत सारे सीट ऑफर कर जाते हैं, तो मस्ट एक्सेप्ट वन एलोकेटेड सीट ओनली, तो कैंडिडेट जो है ना केवल एक ही सीट उसमें से वो ले सकता है। इनएक्टिविटी और नो एक्शन विल बी टेकन एज ए नॉन एक्सेप्टेंस, अगर आप कुछ रिप्लाई नहीं करते हैं, कोई एक्सेप्टेंस आप शो नहीं करते हैं, तो ये माना जाएगा कि आपने उनके ऑफर को डिक्लाइन किया है और आपको वो चीज नहीं चाहिए, एंड दैट सीट विल बी shifted to or transferred to the other candidate. ठीक है। once the college accords the approval, the candidate will have to pay the admission fee. अब अगर कॉलेज भी आपको अप्रूवल दे दिया कि बस आप आ जाओ एडमिशन ले लो, तो आप एडमिशन फी आपको जमा करना है। एलोकेटेड सीट जो होती है वो आपको मिल जाती है, इस प्रकार से आपका एडमिशन भी वो कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। सो ऑल द कैंडिडेट हु हैज अप्लाइड फॉर सीसेस विल बी एलिजिबल फॉर द एलोकेशन राउंड। ये सारी चीजें हैं जो आप ये कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स तो अलग अलग कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, तो आप इन सारी चीजों को आप अपने विवेक से, अपने सोच से इसको ध्यान दें, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रह जाता है। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो जो आपको बताता है कि हम किस प्रकार से एडमिशन ले सकते हैं सीयूईटी एग्जामिनेशन में, और उसकी तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं। तो खास करके अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप शुरुआत से ही इसकी तैयारी में लग जाए, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, या वीडियो कहीं से भी आपको लगता है कि आपके काम का है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।